रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है नेक्स्ट हम जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी के आगे हम इसको लेके चलेंगे। हम न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड की जो है वो दो टाइप्स हैं, आरएनए एंड डीएनए। अब हम बारी बारी जो है वो दोनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बेसिकली जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल क्या है कि ये विरासती मादा है जो कि क्या कर रहा होता है, एक सेल में जितनी भी मतलब वो जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। और जो करैक्टर्स की ट्रांसमिशन होती है उसमें क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या कर रहा होता है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो हैं वो बेसिकली 4 किस्म के जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अब जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो होंगे 4 होंगे और वो डिफरेंट मतलब उनके नेम्स होंगे, डिफरेंट काइंड्स के होंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि एक उसमें जो है न्यूक्लियोटाइड होगा डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, यानी कि DAMP। डी फॉर डी ऑक्सी, मतलब डी जो है वो डिनोट कर रहा है कि ये डीएनए की जो है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। डी ऑक्सी से है कि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। मोनोफॉस्फेट मतलब इसमें एक फॉस्फेट अटैच होगी, और एडिनोसिन मतलब ये इसके साथ नाइट्रोजनियस बेस जो है वो कौन सी होगी, एडेनिन होगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ रहा है डी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट। कल भी आपने पढ़ा था कि वो जो आपने बेसिस पढ़ी थी प्यूरिन्स पैरामिडीन्स, तो ये उन्हीं के नेम पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब जिस न्यूक्लियोटाइड के साथ ग्वेनोसिन जो है वो नाइट्रोजनियस बेस अटैच होगी और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे डी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी फॉर डीऑक्सी। फिर आ जाता है डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट मतलब DCMP, ठीक है, जिसके साथ क्या होगा, साइटोसिन जो है वो क्या होगी, एज अ नाइट्रोजनियस बेस अटैच होगी। इसी तरह से हम कहते हैं डी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो डी थायमिडीन मतलब जिसके साथ थायामीन जो है वो बेस जो है वो अटैच होगी जिस न्यूक्लियोटाइड के साथ, और वो क्या होगा, डी थायामिडीन मोनोफॉस्फेट। और ये डी किसको कर रहा है, जाहिर कर रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को। अब बेसिकली ये क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो लिंकेज बनाते हैं उसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। और कल भी हमने पढ़ा था कि मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या कर रहा है, लिंकेज बना रहा है। और एक का जो होता है फास्फोरिक एसिड होता है वो दूसरे जो है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, फास्फोडाइस्टर जो है वो लिंकेज जो है वो बन रही होती है। और इसी तरह से मतलब एक न्यूक्लियोटाइड वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ दूसरे के साथ अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और हमारे पास वो पूरी न्यूक्लियोटाइड की क्या हो जाती है, एक चेन आ जाती है जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब ऐसी चेन जिसमें ज़्यादा सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, अटैच होंगे। अब अगर 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे तो वो जाहिर सी बात है वो कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। अब आप लोगों ने एक पढ़ा होगा जो है NAD, ठीक है। बेसिकली NAD क्या है, कोएंजाइम है। आप फर्दर आगे भी पढ़ेंगे और आपने पहले भी देखा होगा कि ये कोएंजाइम है जो कि एंजाइम के साथ जो है वो उसके काम में क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। और ये क्या करता है, जितने भी हमारे सेल्स के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। कहीं पे एडिशन ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, कहीं पे ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें, तो उसमें जो NAD है वो क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा होता है उन रिएक्शन में, और इलेक्ट्रॉन को जो है ना डोनेट भी कर रहा होता है। इस NAD को हम कहते हैं निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, डाई न्यूक्लियोटाइड, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में क्या है, लिंक्ड है, सही। तो अगर आपसे पूछी जाए एग्जांपल के जी वही न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल बताएं तो आप उसमें कह सकते हैं कि ATP जो है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और अगर डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल पूछी जाए तो आप कह सकते हैं जो है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा FAD
ठीक है, वो भी एक कोएंजाइम है और उसको भी हम कहते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो वो भी क्या होगा, एक डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो होता है। और वो भी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो क्रेब्स साइकिल हो रहा है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, उसमें ये शामिल होता है NAD। और ये क्या कर रहा था, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है। ये फर्दर डिटेल जो है आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ लिस्ट है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, मतलब वो वाले न्यूक्लियोटाइड्स जो कि RNA में मौजूद होते हैं और उन वाले न्यूक्लियोटाइड्स की जो क्या वहाँ पे होते हैं, DNA के अंदर मौजूद हैं। अभी जैसे पीछे आपने जो है वो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा है, अभी इसी तरह से RNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब आप इसी टेबल पे ज़रा फोकस करें तो आपको पता चलेगा। पहले उन्होंने डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज बना दी हैं। ऊपर जो पर्पल वाली है उसमें आप देखें नाइट्रोजनियस बेस आती है, फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, राइबोस प्लस नाइट्रोजनियस बेस। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। ये हो गया RNA का। इसी तरह से क्या है, DNA का भी है। आप देखें नाइट्रोजनियस बेस हमारे पास आती है पहले एडिनिन। एडिनिन इसका न्यूक्लियोसाइड होगा एडिनोसिन और इसका न्यूक्लियोटाइड होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात याद रखनी है कि जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा वो AMP होगा, 2 वाला ADP और 3 वाला ATP। अब दूसरी है हमारी बेस आ रही है यूरेसिल। आप कहेंगे कि यूरेसिल हमने DNA में नहीं पढ़ी, तो ये बात याद रखनी है कि यूरेसिल जो है वो जो बेस है नाइट्रोजनियस बेस वो RNA के स्ट्रक्चर में मौजूद होती है, वो DNA के स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होती। RNA में यूरेसिल होती है और DNA के स्ट्रक्चर में थायामीन होती है। ठीक है, थायामीन जो है वो RNA में नहीं होगी, लेकिन DNA जो है उसके न्यूक्लियोटाइड के साथ थायामीन नाइट्रोजनियस बेस अटैच होगी, मगर RNA में थायामीन नहीं होगी। थायामीन की जगह जो है वो क्या होगी, यूरेसिल जो है वो होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जैसे ग्वानीन है, ग्वानोसिन, GMP, GDP, GTP, साइटोसिन, साइटिडीन, CMP, CDP, CTP। अब अगर आप न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स DNA के देखें तो अभी आपने पीछे पढ़े हैं डी एडिनोसिन, अब एडिनोसिन। ठीक है, अब इसके साथ फास्फेट अटैच नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। अब आगे देखें DMP, DADP, DATP, डी ग्वानोसिन, ये भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन DGMP, DGDP, DGTP ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये उस तरह से उन्होंने क्या की हुई है, एक लिस्ट दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जो है 1951 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था एरविन चरगॉफ। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो है ना इसी जो है न्यूक्लिक एसिड की मालिक्यूल्स के अंदर जो है बेसिस जो प्रेजेंट है उनकी रेशो के बारे में हमें बताया कि भाई कौन सी बेस किस रेशो के लिहाज से जो है ना वो मौजूद होती है ये DNA के अंदर। ठीक है, अब उसने जो हमें वो जो डाटा हमें दिया, जो उसने रिसर्च की, उसके बाद जो उसने डाटा जो है वो हमें दिया, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या है, जो एडिनिन बेस होती है वो रेशो के लिहाज से थायमीन के इक्वल होती है, और जो ग्वानिन होती है वो रेशो के लिहाज से क्या होती है, साइटोसिन के इक्वल होती है। ठीक है, परसेंटेज बेसिस के लिहाज से जो है। अब आपको समझ आएगी इसने क्या किया था एरविन ने, कि इसने क्या किया था कि जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो DNA है, इसके अंदर जो जितनी भी जो न्यूक्लियोटाइड ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस मौजूद हैं उसकी रेशियोज़ के बारे में बताया था। और उसने ये कहा था कि एडिनिन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द थायामीन इन रेशियो एंड ग्वानिन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द साइटोसिन। अब अगर आप हम नीचे देखें इस टेबल पे, तो ये क्या है, बेसिकली रिलेटिव अमाउंट ऑफ बेसिस इन DNA। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो DNA है उनमें क्या बेसिस की परसेंटेज के लिहाज से क्या रेशो मौजूद है। हम पहले देखते हैं मैन की हम बात करते हैं, तो इसमें एडिनिन जो है वो 30.9 है। अब आप इसी देखें, आप जैसे ऊपर था एडिनिन इज इक्वल टू थायामीन, तो थायामीन क्या है 29.4 इक्वल, ग्वानिन 19.9, साइटोसिन जो है 19.8, मतलब रेशियोज़ क्या हैं, इक्वल है। अगर जैसे यीस्ट की देखें 31.3, एडिनिन, थायामीन 32.9, ग्वानिन 18.7, साइटोसिन 17.1। ये इसका ये काम था, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना टेबल, इसमें से अक्सर जो है
जो है ना MCQ आपका आता है, ठीक है। इस जो मैं बात बता रही होती हूँ, जब आप लेक्चर सुनते हैं, बुक को फॉलो करते हैं, तो उसको स्टार कर लिया करें, उसको हाईलाइट कर लिया करें कुछ भी, क्योंकि ये ऐसा हमें क्या पता चलता है कि ये इम्पॉर्टेंट है या पेपर में आता है। ये हमने पास्ट पेपर जो हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम 10 पेपर भी देख रहे हैं, भाई 7 पेपर में ये रिपीट हो रहा है तो इट्स मीन, या 5 में भी हो रहा है, 4 में भी हो रहा है, तो इट मीन कि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये अक्सर वहाँ पे MCQ में ये पूछा जाता है कि भाई इंसान के अंदर जो है वो एडेनिन की अमाउंट होती है, उसकी रेशो बताएं। भाई नीचे ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या वीट की इतनी होती है, शीप कितनी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे MCQ जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये भी अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछते हैं, और ये आपने याद रखना है कि तैयार रखना है कि इसके ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हैं, जो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो वो इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ कि मॉडल ऑफ DNA बाय जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी उन्होंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दिया है, तो हम वो पहले देख लेते हैं। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि वो DNA के स्ट्रक्चर को पता चलाना चाह रहे थे कि भाई इसका DNA का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, किस तरह कैसी इसकी कंपोजिशन होती है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए। उस टेक्निक को हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक्सरेज के थ्रू जो है किसी भी मालिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे एनालाइज कर सकते हैं। मतलब हम एक्सरेज जो रेज़ हैं, जो बीम्स हैं, उनके थ्रू जब हम उनको किसी मालिक्यूल के ऊपर बम्बार करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब ये उन्होंने कहा कि वो विल्किंस और फ्रैंकलिन ये काम कर रहे थे, तो उसी टाइम पे 2 साइंटिस्ट आए जो कि क्या है, जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने एक मॉडल जो है वो DNA का प्रेजेंट किया, और ये मॉडल जो है वो बहुत फेमस है, और इसी से हमें पता चल रहा है कि मतलब DNA का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी उसमें बेसिस हैं, उनमें किस तरह से उनकी जो है प्रोपोर्शन है, जो भी है व्हाटएवर, सारा कुछ जो है हमें इसी मॉडल से जो है वो DNA के बारे में पता चलता है। अब आगे जो है ये आगे यहाँ से जो है ना, ये वाटसन और क्रिक का मॉडल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आपने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, ऐसे आपने पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना। पहला पॉइंट है कि ये जो हमें डाटा मिलता है वाटसन और क्रिक ने जो हमें दिया था, तो उसके मुताबिक जो है DNA जो है वो क्या है, एक जो है वो कंसिस्ट करता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पे। मतलब DNA में क्या होंगी, 2 चेन्स होंगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है कि एक लंबी चेन होगी न्यूक्लियोटाइड की, और एक दूसरी जो है वो भी चेन होगी जिसमें ज़्यादा सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। दीज आर कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या होते हैं, ये जो 2 चेन्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या होती हैं, कॉइल हुई होती है, मुड़ी हुई होती हैं। किसकी फॉर्म में, एक स्पायरल की फॉर्म में। जैसे हम कहते हैं ना, एक डबल स्पायरल सा होता है, डबल हेलिक्स हम स्पायरल को बोलते हैं। तो एक जो है स्पायरल की फॉर्म में ये एक दूसरे के ऊपर क्या हुई होती हैं, कॉइल हुई होती हैं। जैसे कि आप स्प्रिंग कह रहे हैं कि स्प्रिंग को अगर आप कैसे खींचें, ठीक है, तो वो एक स्ट्रैंड आएगा। अगर उसी तरह का स्प्रिंग हम जो है खींच के उसी के ऊपर रख दें तो वो क्या हो जाएंगे, 2 स्ट्रैंड हो गए, और उसको हम बोलेंगे डबल हेलिक्स। अच्छा, अब ये चले एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आ जाता है, आप ये जो कॉइलिंग होती है स्ट्रैंड्स की, ये अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हम कहते हैं कि एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये आगे बस मैं इसको ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी, आप ये समझें कि एक मतलब सीधा अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक स्ट्रैंड में सीधा जा रहा है तो दूसरे में क्या होगा, वो उल्टा होगा, ठीक है। आप ये आसानी के लिए ये मैं बता रही हूँ कि अगर इसको ऐसे समझें कि अगर मतलब मैं कह रही हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो हैं वो 2 स्ट्रैंड्स हैं। एक स्ट्रैंड है ABCDE, और दूसरा हमारे पास होगा, आप कर लें उल्टा कर लें, E से स्टार्ट करके उसको A तक ले आए, ठीक है। 1 स्ट्रैंड फ्रॉम A to E, सेकेंड वन इज़ E to A। ये 2 स्ट्रैंड्स इस तरह से होंगे, इनको हम कहते हैं अपोजिट स्ट्रैंड में होंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कि जो 2 चेन्स होंगी, जो हम कह रहे हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी, ये आपस में एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ी हुई होती हैं। तो जुड़ी हुई कैसे होती हैं कि ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बल्कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और एक और बात हमेशा याद रखनी है कि आपने कि एडेनिन जो है, अगर हमारी जो एक चेन आ रही है न्यूक्लियोटाइड की, अगर उस पर एक साइड पे एडेनिन है तो उसके सामने जो अपोजिट आएगा
न्यूक्लियोटाइड जिसने उसके साथ बॉन्डिंग करनी है वो क्या होगी, उसको क्या कहते हैं, थायामीन होगी। ठीक है, एडेनिन जो है हमेशा बॉन्डिंग करती है थायामीन के साथ और गवानीन हमेशा बॉन्डिंग करती है साइटोसिन के साथ। ठीक है, अब जब भी एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ बॉन्डिंग करेगी तो इसमें क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, जबकि जब गवानीन और साइटोसिन जो है वो बॉन्डिंग करेंगे तो इनमें क्या होंगे, 3 बॉन्ड्स जो हैं वो होंगे। यहाँ तक अभी मैं आपको एक डायग्राम पे भी ले चलती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत जो है वो कंफ्यूजिंग सी बात है। ये आपकी डायग्राम है, ये बुक पे भी दी हुई है। अगर आप इसको देखें, ये इस तरह का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। पहले तो आप आ जाएं बी डायग्राम पे। बी डायग्राम में जैसे हम ओवरऑल हमें नज़र आता है। अब अगर आप देखें टी है, टी के थायामीन बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, एडेनिन के साथ। दोनों में कौन कितने बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गवानीन साइटोसिन के साथ, ये मतलब देखिए एक स्ट्रैंड की जो बेस है वो दूसरे स्ट्रैंड की बेस के साथ जो है बॉन्डिंग की हुई है। इसी वजह से ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, मेंटेन रहता है। गवानीन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में मौजूद है। ठीक है, ये पूरे जो है ना चक्कर जो है वो बने हुए हैं, क्वाइल बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मौजूद है। अब डायग्राम ए पे आएँ। अब अगर आप डायग्राम ए में देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो है ना एक साइड पे आपको नज़र आ रहा है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरी साइड पे भी आपको क्या नज़र आ रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक पे आपको पता है कि हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच होगा, जो है नाइट्रोजनियस बेस अटैच होगी, और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। अब आपने इस बात को याद रखना है। 1 इसका अगर आप देखें, ये जो येलो सा आपको नज़र आ रही है ये न्यूक्लियोटाइड है। 1 के साथ क्या अटैच है, थायामीन। ठीक है, और 5 के साथ क्या है, फॉस्फेट है। दूसरे पे देखें, ये जो आपको दरमियान में पी नज़र आ रहा है, पी बेसिकली नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का पी है। ऊपर वाले का जो है ना वो ऊपर है, नीचे वाले का ये जो है ना ये कार्बन नंबर 5 पे इसके साथ जो है वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और कार्बन नंबर 1 पे क्या है, नाइट्रोजनियस बेस अटैच है। अब देखिए थायामीन ने डबल बॉन्ड किया है एडेनिन के साथ, जबकि गवानीन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कर रही है उसके साथ, साइटोसिन के साथ। एक और डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ क्लियर करने के लिए। सॉरी, हाँ ये देखें। अब ये जो मैंने आपको कहा था, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि हमने कहा है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, वो जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं। अब अपोजिट कैसे हैं, ये देखें, जैसे मैंने कहा था ना उल्ट कर लें। ये हमारे पास अब अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। इसको हम ये जो 5 के ऊपर ये कॉमा सा डाला हुआ इसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं 5 प्राइम। अब ये 5 प्राइम है, दूसरा है 3 प्राइम एंड। अब दूसरा देखें, दूसरी तरफ जो तीर जा रहा है वो है 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। ये आप इन तीरों को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाली जो चेन है ये फ़र्ज़ करें अगर हम इस 5 से 3 एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, और जो दूसरी चेन है वो 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है। अब अगर आप देखें इधर 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम, मतलब ये क्या है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, तो मैं आपको भी बताती हूँ। आप ये देखें, आपको ये न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रहा है, इन्होंने उसका जो है ना हम जब ड्रा करेंगे तो हम या आप जब ड्रा करें तो आपने ये इसका ऐसे स्ट्रक्चर नहीं लिखना, आप जस्ट इसको जो है ना वो ऐसे ही ड्रा करेंगे ना, मतलब बस कॉर्नर्स बनाएंगे, ये हाइड्रोजन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा आपने ये राइबोज शुगर, ठीक है, जो राइबोज शुगर है उसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करना है। आपने कोई ये नहीं लिखना कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, ये कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। जस्ट आपने वो राइबोज शुगर अटैच करनी है जब, क्योंकि आपने ये ऐसा स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है पेपर के अंदर। आपकी बुक वाला भी जो पीछे दिया है वो भी ड्रा कर सकते हैं या ये वाला भी ड्रा कर सकते हैं। अब देखें, आपने फिर लिखने के बाद आपने ये ड्रा की राइबोज शुगर 5 कार्बन रिंग्स ड्रा की। इसके बाद आपने इनको नंबरिंग दी 1 2 3, नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3, जैसे इस डायग्राम पे हुई है 5 1 पे आपने अटैच कर देनी है नाइट्रोजनियस बेस। आप कोई भी अटैच कर सकते हैं, आप एडेनिन कर सकते हैं, थायामीन कर सकते हैं, गवानीन साइटोसिन, वो होगी। अब ये 5 के ऊपर आपने डाल देना है फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि ये यहाँ पे ये आपकी इस वाले डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, सिर्फ लेबलिंग हुई हुई है और जो है क्या अटैच है, फॉस्फेट अटैच है। ये देखें, ये ऊपर इसका कार्बन नंबर 5 के ऊपर भी फॉस्फेट अटैच है। अब नीचे आ जाएं, ये एक है न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है।
अब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के ऊपर भी क्या है, फास्फेट, कार्बन नंबर 5 के साथ क्या है, फास्फेट अटैच है। अब अगर आप देखें इसके फास्फेट ने वो जो कार्बन नंबर 3 है का मतलब दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 5 पे जो फास्फेट है उसने पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्डिंग की हुई है, और इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं जो है ना फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहेंगे, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा, जिसकी वजह से दो जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड है। अब इसी तरह से आप तीसरे पे आ जाएं तो तीसरा भी ऐसा है। अब बात आ गई व्हाट इज़ 5 प्राइम एंड। अब 5 प्राइम एंड क्या है, आप देखें, आप ये इधर पहला न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हैं तो आप देखें कि इसका जो पाँचवें जो कार्बन है उस पर जो फास्फेट ग्रुप है उसके साथ कोई नहीं अटैच, आगे फर्दर ग्रुप जो है, फर्दर न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच नहीं है, मतलब वो अभी वो रिएक्टिव साइड है, उसके साथ कोई और आके जो है वो ग्रुप न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो सकता है, इसलिए वो है 5 प्राइम एंड। और अब भी आप उसके नीचे आ जाएँ, तीसरी वाली न्यूक्लियोटाइड पे आ जाएँ तो आप देखें कि इसका जो 3 है, 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सल मौजूद है और उसके साथ मज़ीद फर्दर जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच नहीं है, तो मतलब वो क्या है, अभी हाली है, ठीक है। हाली मींस इसलिए है कि उसमें एबिलिटी है कि कोई और न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके उसके साथ अटैच हो जाए, तो इसको हम कहते हैं 5 प्राइम और इसको हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। मतलब ऊपर वाला क्या है, 5 प्राइम एंड है जिसके साथ कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके अटैच हो सकता है, और 3 प्राइम एंड है जो मतलब 3 वाली जो साइड है वो भी क्या है, एम्प्टी है, ये साइड भी होगी। अब दूसरा रिवर्स पे कर लें, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो आप ये देखें, हम जो मैं भी वैसे जनरली ड्रा करवाती हूँ तो मैं भी ऐसे उल्टा स्ट्रक्चर ही ड्रा करवाती हूँ। आप थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं जैसे आपकी बुक पे ड्रा हुआ है, लेकिन अगर आप उल्टा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। इन्होंने अब जो राइबोज है उसको उल्टा ड्रा किया हुआ है, ठीक है। उल्टा ड्रा करने से क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, 1 जैसे इन्होंने लेबलिंग की हुई है 1 2 3 4 5, आप देखें 3 क्या हो गया, ऊपर चला गया, और 3 क्या है, एम्प्टी है। मतलब एम्प्टी मीन्स के उसके साथ कोई भी फास्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, और वो रिएक्टिव फॉर्म में अगर वो कोई और न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे जो है वो आ जाए, नीचे अगर आप लोग देखें तो ये 5 प्राइम है, 5 जो है कार्बन उसके साथ फास्फेट अटैच है, उसने फिर नीचे वाले के कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्डिंग की हुई है, नीचे वाला भी उल्टा। मतलब एक साइड पे आपने सीधे ड्रा कर लेने हैं राइबोज, एक साइड पे आपने उल्टे ड्रा कर लेने हैं, तो वो जो उसी तरह से कार्बन नंबर 3 ऊपर चला जाएगा और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। ये दोनों, इनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। One strand from 5 prime to 3 end and the other strand is from the 3 prime end to the 5 prime end। और दूसरी डायग्राम देखें, ये आपको जो है वो नज़र आ रहा है, गुआनिन साइटोसिन ये बॉन्डिंग उन्होंने बताई हुई है। तो ये हो गया। अच्छा, ये 2-3 बातें जो हैं पॉइंट्स रह गए। ये आपने जब भी ये मॉडल आपका पेपर में आता है तो आपने ये डायग्राम जो है आप बुक वाली जो है ड्रा करें, दूसरे वाली ड्रा करें, तो वो ड्रा करनी है साथ, और पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखना है। ये अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अच्छा, अब बॉन्डिंग का आपको पता चल गया। अब ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये लास्ट इसका पॉइंट जो है ये एक दूसरे के इर्द गिर्द मुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस डबल हेलिकल फॉर्म में बी वाली डायग्राम में कि ये एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। अब होता क्या है कि इस तरह से ये मुड़े हुए होते हैं कि देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न, के हर जो टर्न आ रहा होता है, ठीक है, हर जो टर्न आ रहा होता है मतलब जहाँ से वो मोड़ रहा होता है, पूरा एक मोड़ जो आ रहा होता है उसमें क्या होता है 10 बेस पेयर जो हैं वो क्या होंगे, मौजूद होंगे। जैसा कि आप कहते हैं कि ये जैसे बेस पेयर मीन्स के थायामीन है, एडेनिन है, गुआनिन साइटोसिन, तो ये जो पूरा एक टर्न आ रहा है उसमें क्या होते हैं 10 बेस पेयर जो हैं वो मौजूद होंगे। और उनने उसका बताया हुआ है कि ये टर्न कितना होगा, तकरीबन 34 आंगस्ट्रम का होगा। आंगस्ट्रम जो है ये यूनिट है जो के इक्वल होता है 100 मिलियन पार्ट ऑफ सेंटीमीटर के। अभी आपका ये लेक्चर जो है वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो चलें यहाँ तक, ठीक है, क्लोज़ करते हैं इसको। और फर्दर जो थोड़ा सा रह गया है टॉपिक, इसको हम कल मज़ीद चलेंगे लेके। और आपने ये करना है कि आप जो है इसको ड्रा करने की जो है वो कोशिश करें, तो इसकी जितनी आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपको जो है वो आएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आप जस्ट ड्रा ऐसे करें कि न्यूक्लियोटाइड का वो जो है ना उसके फंक्शनल ग्रुप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इस तरह का जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड बनाएं
ड्रा वैसे करें, जो अगली पिक्चर है उस तरह से करें, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनाएं सिंपल। और फास्फेट को आप पी से शो करके इसके इर्द गिर्द जो है वो सर्कल बना दें, लेकिन जो है ना वो ड्रा आपने ऐसे करना है जैसे ये है कि एक सीधा में आएगा और एक जो है वो उल्टी साइड में, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जो है वो होगा। चलें ठीक है, ओके, अब अल्लाह हाफिज़।